अभियान अभियान 40 IAS ट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों का मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अभियान 40 IAS बिहार ही नहीं पूरे देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली छात्रों को यूपीएससी, बीपीएससी एवं अन्य राज्यों के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसके लिए तैयार किया जाता है। यहाँ उन गरीब बच्चों का सपना पूरा होता है जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून है लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वो जाकर के कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं करा सकते। ऐसे छात्रों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ प्रत्येक साल बड़ी संख्या में छात्र सफल होते हैं। इस साल भी 64वीं बीपीसी में हमारे यहाँ से 53 स्टूडेंट्स सफल हुए हैं और इसमें हमारे फैकल्टी लोग का भी बहुत योगदान है। यह आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यह करना इसलिए जरूरी हो गया है कि हमारे सामने, मैं सबसे पहले आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ आज बैठे हैं LSW के विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार सिंह। यह एक ऐसे फैकल्टी हैं जिनके सैकड़ों छात्र LSW में आज सफल होकर LSW ऑप्शनल का चयन कर आज विभिन्न जगहों पर अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि सर इस पर एक बातचीत की जाए, कारण कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या विषय ऑप्ट किया जाए। और 64वीं में जिस प्रकार से लेबर सोशल वेलफेयर का बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया है, बहुत अधिक संख्या में छात्र सफल हुए हैं, तो वैसे बच्चे जो अभी तक यह निर्णय नहीं ले पाए हैं कि हम ऑप्शनल क्या रखें, तो उन्हें इसके बारे में कुछ बताया जा सके। और यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक मकसद यह भी था कि CDPO का एग्जाम है, कई सारे बच्चे CDPO की तैयारी कर रहे हैं और 67 भी आने वाला है। मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए जो CDPO की भी तैयारी कर रहे हैं, तो LSW उसमें चूंकि रखना था ऑप्शनल के रूप में, एक वो भी विषय था LSW। और 67 का भी बहुत ही जल्द आने वाला है वैकेंसी। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं कि हमें क्या ऑप्शनल रखना है, लेकिन उनके लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है। तो हम चर्चा करना चाहेंगे सर से हम पूछना चाहेंगे कि आखिर में LSW का इतना महत्व क्यों बढ़ गया हाल के समय में, और छात्र LSW ही क्यों ले, इसके बारे में सर थोड़ा बच्चों, हमारे जो दर्शक हैं, इन्हें बताएं आप। सबसे पहले मैं यहाँ प्रमोद जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो कहना ये है, ये चर्चा का मूल मुद्दा ये है कि आखिर जो बीपीएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर छात्र सम्मिलित होते हैं, लाखों की संख्या में। और सभी छात्रों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो कैसे सफल हो। वास्तव में सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो यहाँ विद्वता का ये कोई परिचायक नहीं है। ये एग्जाम एक स्ट्रेटजी बेस्ड एग्जाम है, जहाँ एक स्पष्ट रणनीति के साथ आना चाहिए, और स्पष्ट रणनीति के साथ ऐसी रणनीति जो आपको सफल बनाए। ऐसा थोड़ा ही एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं कि आप 10 साल 5 साल या 8 साल 10 साल यहाँ पढ़ते रहें और बाद में एक डिग्री लेकर आपको वापस जाना है। ये एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी के साथ आना होता है। और उस जो स्ट्रेटजी आपको आपकी क्या होगी, हर लोगों का अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्योंकि इस एग्जाम में वर्तमान में 2 पेपर जीएस के होते हैं और 1 पेपर ऑप्शनल के, बाकी हिंदी जो क्वालिफाइंग होता है। 2 पेपर जीएस सबों को पढ़ना होता है, लेकिन एक ऑप्शनल पेपर जो होता है वो हर कोई का अपना अलग, मतलब उसका एक अलग चॉइस पर निर्भर करता है कि वो ऑप्शनल के रूप में क्या ले।
कभी कभी या अभी हाल ही में 64वीं का जो रिजल्ट आया आपने देखा होगा कि बहुत से लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं और वो आर्ट्स विषयों को लेते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो चूंकि इसका ब्यूटी है, सिविल सर्विसेज एग्जाम का ये ब्यूटी है कि आपको यह एक ऐसा विषय चुनने का अवसर देता है जिससे आपका बहुत ज्यादा एकेडमिक स्तर पर कोई विशेष रिश्ता न रहा हो। हाँ, आपकी रुचि रही हो, आपका ज्ञान रहा हो और उसके विषय में अभी भी आप में जागरूकता है, तो आप उस विषय के साथ आ सकते हैं। साथ ही साथ ये सब कुछ सही है, लेकिन कौन सा विषय आपको स्कोरिंग करने में मदद कर रहा है, अर्थात ऐसा कौन सा विषय होगा जहां आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि स्कोर कीजिएगा तभी आप सफल होइएगा, यहाँ पास करना नहीं है। तो स्कोरिंग पेपर कौन होगा, पहली बात। दूसरा, चूंकि प्रत्येक एग्जाम जो होता है वो 1 साल के अंदर पीटी, मेंस और इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होती है वो 1 साल के अंदर संपन्न की जाती है। अब सोचिए कि पीटी, यदि मान लिया पीटी हम पास करते हैं तो पीटी के बाद मेंस के बीच मैक्सिमम 5 से 6 माह का समय विद्यार्थियों को मिलता है मेंस लिखने के लिए। और ये 5 से 6 माह का जो समय होता है ये दरअसल तैयारी का समय नहीं होता है। ये 5 से 6 माह का समय जो होता है इसमें अपने उत्तर लेखन को यानी आंसर राइटिंग में सुधार का, आपने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता है, एनरिच्ड किया जाता है। तैयारी का समय तो पीटी देने से पहले शुरू हो जाता है, जब आप पूरी तैयारी कर लेते हैं और प्री जाते हैं, प्री पास करते हैं और फिर रिवीजन करके मेंस देते हैं। तो यहाँ पे आपको तब ऐसे समय में जो पीटी और मेंस के बीच में जो 5 महीने 4 महीने का जो समय होता है बड़ा क्रूशियल होता है। यहाँ पे एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, जो आपको, चूंकि ये रिवीजन टाइम होता है तो इसमें रिवीजन टाइम में आपको जो आपके अभिव्यक्ति को आसान बनाए, दूसरा आपको रिवीजन करने में कम से कम समय लगे और जिसके विषय में एक स्पष्ट राय बनाने में आपको सुविधा हो, एक ऐसा विषय है। तो मेरा मानना है जहां तक कि एलएसडब्ल्यू जो है वो चूंकि शुरू से ही हम लोग मतलब देख रहे हैं, करीब करीब आप लोग को बताते हैं कि ये जब से प्री शुरू हुआ है बीपीएससी में, प्री का जब से मतलब शुरुआत हुई है 39 बीपीएससी से हम लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं और सफलता का आंकड़ा देखते हैं, तो सफलता का आंकड़ा अन्य विषयों की अपेक्षा हमेशा इसमें ज्यादा रहा है। ज्यादा अभ्यर्थी आते हैं एलएसडब्ल्यू से, तो उनके आने के पीछे कारण क्या है? तो कारण है, सबसे बड़ा कारण कि यह विषय अन्य विषयों की अपेक्षा जो है इसका पाठ्यक्रम काफी संक्षिप्त है, छोटा है। और संक्षिप्त और छोटा होने के चलते रिवीजन करने में सुविधा होती है। क्योंकि समय प्रबंधन सिविल सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है और सिविल सेवा की सफलता के लिए अनिवार्य है कि आपका समय प्रबंधन बेहतर हो, और एलएसडब्ल्यू विषय समय प्रबंधन के लिहाज से काफी उपयोगी है। दूसरी बात है, यह एक टेक्निकल पेपर है, इसमें लेबर लॉज वगैरह पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर में 11 लेबर लॉज, सेकंड पेपर में 2 लेबर लॉज और एक्ट पढ़ने हैं, लॉज पढ़ने। लॉ जब आप पढ़ते हैं तो लॉ क्या होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, टू द पॉइंट होता है। और जब फैक्ट को यानी कि जो एग्जैक्ट एक्ट क्या कह रहा है, यदि आपको उसकी अच्छी जानकारी है, और अच्छी जानकारी आराम से होती है। अब एग्जाम्पल स्वरूप आप ले सकते हैं कि आईपीसी की धारा मान लिया 302 है, तो 302 क्या है ये कोई भी जान सकता है। अब इसको अभिव्यक्त करने में भी, एक्सप्रेशन में भी आपको आसानी होगी। उसी प्रकार लेबर एक्ट में है कि यदि मजदूरी की परिभाषा क्या है, मजदूर किसे कहते हैं, या पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 जो है उसके अंतर्गत यदि किसी फैक्ट्री में कितने, कम से कम कितने मजदूर होंगे तो कंपनी को के लिए जरूरी है, यानी प्रबंधक के लिए जरूरी है कि वह मजदूरी की सीमा या मजदूरी की राशि तय करेगा, या मजदूरी की राशि किसी कर्मकार को 1 महीने कितने दिनों में मजदूरी मिल जानी चाहिए। ये टोटली फैक्ट बेस्ड। थोड़ा सा सेकंड पेपर अप्लाइड है क्योंकि सोशल इश्यूज हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महिला कल्याण, बाल कल्याण, इस तरह के टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक्स भी जीएस से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, तो आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात मेरा ये कहना है कि फैक्ट बेस्ड होने के चलते मेमोराइज करने में, सिलेबस छोटा होने की वजह से बार बार रिवीजन करने में यह असुविधाजनक होता है।
समय प्रबंधन में इससे मदद मिलती है और अल्टीमेटली इसका फायदा जीएस पे होता है। जो जीएस जो काफी वोलेटाइल पेपर है और जीएस पे ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है, और चूंकि एलएसडब्ल्यू आपको मदद करता है कि जीएस को आप आराम से कवर कर सके, और इस तरह आपकी तैयारी को एक दिशा मिलता है, आपकी तैयारी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है और अंततः उसे सफलता प्राप्त होती है। नट सेल में कहा जाए तो इसमें 2-3 बातें हैं, जैसा कि सर ने बताया कि एक तो यह विषय काफी संक्षिप्त है, तो इससे आपको काफी मदद मिलती है, जीएस पर आप काफी अच्छा टाइम दे पाते हैं, क्योंकि कम समय में ऐसे था जो बड़े बड़े पेपर हैं तो उसमें ऑप्शनल में ही लड़के उलझे हुए रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ही समय में तैयार हो जाता है और वही टाइम आप जीएस पर दे पाते हैं। दूसरा, सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि इसमें जो विषय होते हैं जो हमें पढ़ने हैं तो जीएस में भी काफी मददगार साबित होंगे, खास करके जो सोशल इशू वाले जो बनते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो प्रश्न आजकल पूछा जाए वो अप्लाइड पोर्शन ज्यादा रहता है, और अप्लाइड पोर्शन अब लेबर लॉ पढ़ना है या फिर गरीबी पढ़ना है, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब तो सोशल इश्यूज है और ये अप्लाइड पोर्शन है। यानी कि अप्लाइड पोर्शन के जो क्वेश्चन है वह भी लिखने में आपको काफी मदद मिलती है इससे। और इसमें एक तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जब आपको जॉब होता है और आप अधिकारी बनते हैं तो पता चलता है कि वही सारा चीज फिर से आप वहां पर देखते हैं, आप उन्हीं चीजों से रूबरू होते हैं। लेबर लॉ के दौरान जो जो चीजें पढ़ना है तो आप इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एक आपको अच्छा अधिकारी बनाने में भी आपका जो विषय है एलएसडब्ल्यू काफी मदद करता है। तो सर ये कितना समय एक लड़के के लिए सफिशियंट होता है, अगर कहा जाए कि एक बिल्कुल फ्रेश बच्चा अगर आता है और उसे बीपीएससी का मेंस देना है और वह विषय ऑप्ट करने के लिए सोचता है, तो एलएसडब्ल्यू तैयार करने में उसे कितना समय लगेगा? जहाँ तक समय की बात है कि एलएसडब्ल्यू विषय को कितने दिनों में तैयार किया जा सके, मतलब तैयारी आपकी ऐसी हो जहाँ आपको आपको आपके मार्क्स अच्छे आए, तो मेरे लिहाज से 5 से 6 महीना यदि अच्छे से फोकस किया जाए, 5 से 6 घंटे यदि आप नियमित रूप से अगर पढ़ते हैं 4 से 5 घंटे प्रतिदिन, तो आप 4 से 5 घंटे प्रतिदिन का मतलब हुआ कि कम से कम 3 घंटा रीडिंग और 1.5 से 2 घंटा राइटिंग, उस जो पढ़े उसको लिखें प्रत्येक दिन। तो यदि आपका ये रूटीन रहता है तो मेरा मानना है कि 4 से 5 और मैक्सिमम 6 महीना इसके लिए पर्याप्त होंगे। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि खासकर वैसे अभ्यर्थी जो किसी न किसी सेवा में कार्यरत हैं, सचिवालय सेवा हो, हाईकोर्ट हो या अन्य जगहों पर, और उनका या उनके मन में यह सपना है कि वो सिविल सेवा में चयनित हो, तो उस लिहाज से यह विषय तो अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है और वैसी परिस्थिति में यह विषय उनकी तैयारी को एक नई दिशा, एक नया मुकाम दे सकता है। यानी कि 6 माह अगर पढ़ा जाए 2 से 3 घंटा तो आपका एलएसडब्ल्यू कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। सर इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि फैक्ट बेस्ड, जैसा कि आपने कहा कि फैक्ट बेस्ड है, तो इसमें डायग्राम वगैरह करके अगर लिखा जाए तो ज्यादा मार्क्स आएंगे या फिर कंटेंट का, यानी इसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अभी मतलब एलएसडब्ल्यू विषय को लिखते वक्त क्या डायग्राम को दिया जाए और देने से क्या फायदा होगा। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि हाल फिलहाल में ये एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हुआ, यूपीएससी वगैरह में भी, यूपीएससी में हुआ और पीसीएस में भी, कि लड़के अपने आंसर राइटिंग में डायग्राम का प्रयोग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और इसका फायदा भी उनको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा मानना है कि वैसे ही टॉपिक्स या वैसे इशूज जहाँ पे डायग्राम देना एकदम अत्यंत जरूरी है, या ये मतलब डायग्राम दिया जा सकता है, यानी जहाँ डायग्राम की संभावना हो वहाँ डायग्राम दें आप लोग। और जहाँ यदि डायग्राम के बिना भी काम चल सकता है, यानी आप अपने आप को, यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप डायग्राम न भी दे सकते हैं। दूसरा, यदि आप आंसर कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पाए, कोई क्वेश्चन के लिए समय आपका शॉर्ट हो गया, कम हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आप डायग्राम अवश्य दें, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है
कि नहीं भाई परीक्षार्थी के पास समय का अभाव हो गया, लेकिन उसे सवाल का या उसे सब्जेक्ट का एक अच्छा ज्ञान था और डायग्राम के माध्यम से आप उसकी आपकी अभिव्यक्ति को बेहतर कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से फायदेमंद है और इस पर आप फोकस करना ही चाहिए। सर इसमें एक और लड़कों के सामने समस्या रहती है इसको लेकर के कि नोट्स क्या अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में, या फिर स्टडी मटेरियल का क्या स्थिति है। तो लोग खास करके जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि हम ऐसे विषय चुने जिसमें सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में स्टडी मटेरियल मौजूद हो। खास करके कई सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम में दे रहे हैं। तो कुछ कुछ विषयों में ऐसा देखा जाता है कि हिंदी मीडियम का तो अच्छा खासा स्टडी मटेरियल रहता है, इंग्लिश मीडियम में नहीं रहता है, खासकर बीपीएससी वाले में देखा जाता है। या इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी में माध्यम में उपलब्ध है। तो इसका स्टडी मटेरियल का क्या स्थिति है? अगर हम कहें कि कोई एक स्टूडेंट्स जो एकदम बिल्कुल नए सिरे से सोच रहा है कि हम एलएसडब्ल्यू लें, उसके पहला दूसरा विषय उसका रहा हो, तो स्टडी मटेरियल मिलने में उसे कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है तो एलएसडब्ल्यू विषय का स्टडी मटेरियल जो है वो आराम से आपको बाजार में उपलब्ध है, हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम। यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि एलएसडब्ल्यू का जो सिलेबस है वर्तमान में, उसकी एक सब मानक पुस्तक है, वो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी। वो आपको मार्केट में मिल जाता है और आपको जैसी आपकी अभिव्यक्ति हो या जैसी आपकी तैयारी हो, आप हिंदी में भी जा सकते हैं और अंग्रेजी। इस भाषा को लेकर कोई समस्या नहीं है, न स्टडी मटेरियल में और न ही एग्जामिनेशन में, दोनों में ही पर्याप्त मात्रा में आपको इसके लिए पुस्तक। जैसे एक पुस्तक का नाम, उसको हम लोग भी पढ़े हैं प्रारंभ में और आज भी बड़ा लोकप्रिय है और संभवतः एलएसडब्ल्यू के लिए सब अभी जो टेक्स्ट बुक कहते हैं उसमें इंदु बाला जी का जो पुस्तक है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले नए अभ्यर्थियों को एक बार वो पुस्तक लेकर थोड़ा उसका अवलोकन कर लेना ज्यादा अच्छा था। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट करके आप स्वयं अपनी नोट्स वगैरह की प्रक्रिया प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले एक बार इंदु वाला को आप लोग पढ़ लें तो ज्यादा। यहाँ पर एक और भी समस्या बच्चों को आती है कि इसे याद कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड रहते हैं, धारा है, ये है। तो इसे कैसे सहज तरीके से पढ़ा जाए, कैसे इसको याद किया जाए? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग पेपर है। तो इसमें इसकी क्या सच्चाई है? क्या ये सचमुच बोरिंग पेपर है, सचमुच में रट्टा मारने वाला है? इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया आप लोगों को कि एलएसडब्ल्यू जो पेपर फर्स्ट है वो पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड है। सेकंड पेपर जो है वो अप्लाइड है, हर सब्जेक्ट का सेकंड पेपर अप्लाइड होता है। एलएसडब्ल्यू पेपर फर्स्ट की जहाँ तक बात है तो उसमें मुख्य रूप से आपको श्रम विधान पढ़ना है। लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है, इसका क्या इतिहास है, क्या विशेषता है, भारत में के संविधान में श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार यानी बिहार के श्रम प्रशासन क्या क्या ढांचा है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह की कमियां हैं, इस तरह के या वो कौन कौन से कार्य कर रहा है श्रमिकों के लिए, ये आपको जानना होता है। तो ये और सबसे इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट पेपर में वो होता है, वो है लेबर एक्ट। टोटल 11 लेबर एक्ट पढ़ना है आपको। अब बताइए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज कीजिए आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पढ़ना है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत ये कहा गया है कि महिलाओं को जो मातृत्व लाभ होंगे वो 26 सप्ताह के लिए मिले, 26 वीक्स सपोज कीजिए है प्राप्त। तो ये तो फैक्ट है, ये तो आपको याद रखना ही होगा। जैसे मान लिया मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये अधिनियम क्यों बनाया गया, अधिनियम यदि बनाया गया तो कब से लागू हुआ, कब इसका विस्तार क्षेत्र अर्थात ये कहाँ कहाँ लागू है, फिर इसके मुख्य प्रावधान कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो है वो कैसी महिलाओं को दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा। तो ये फैक्ट बेस्ड है और मेरा मानना है कि रटने की बात थोड़ी है।
अब मैटरनिटी की घटना किस घर में नहीं होती? ये तो रुचिकर विषय है कि मैटरनिटी, यदि कोई कामकाजी महिला मैटरनिटी की अवस्था में आती है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, कौन कौन से उसके फायदे उसे मिलने चाहिए, ये तो कौतूहल का विषय है। और ये आपकी उत्सुकता को बढ़ाएगा। इसको रटंत और बोरिंग कहना मेरे लिहाज से तो ठीक नहीं लगता है। तो इसी प्रकार के हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कोई कर्मकार, कोई कर्मचारी कहीं काम कर रहा है, यदि किसी तरह की कैजुअलिटी होती है, डेथ होता है, तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारे समाज में नित्य घटित हो रहा है। हर किसी के घर में कोई ना कोई कैजुअलिटी का शिकार हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, ये आपको एक जानकारी देता है, आपको और मतलब क्या कहते हैं, अवेयरनेस आप में पैदा करता है। तो ये रटन मतलब बोरिंग तो इसे हम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार बेरोजगारी, गरीबी, महिला कल्याण, बाल कल्याण, वीमेन एम्पावरमेंट, ये सब जो सेकंड पेपर में है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, जैसे अभी बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर में भारत ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया, वो आपका सबों को देंगे 5 लाख की बीमा स्वास्थ्य सुरक्षा। तो ये सब, यही सब बात पढ़नी। तो ये बोरिंग मेरे लिहाज से तो ये बोरिंग नहीं है। मेरा तो कहना मानना है कि ये बड़ा ही सुरुचिकर है और बड़ा ही मतलब इंटरेस्टेड है आपको सोसाइटी के विषय में, सोसाइटी को लेकर जो सरकार ने कौन कौन से कार्य सरकार ने किया है उसके विषय में, क्या सरकार को और करना चाहिए, किस तरह का सोसाइटी एम्पावरमेंट होगा, इस पे पढ़ना है। तो ये निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग पेपर है। यानी कि सर का दावा है कि यह पेपर बोरिंग नहीं है। यह पेपर ऐसा है जिस पर आप बढ़िया मार्क्स उठा सकते हैं। इसे आप डायग्राम के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं इसके आंसर को, और यानी कि एक साइंस की तरह ही आप इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, और इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि इसे ढंग से पढ़ा जाए। अच्छा, कई सारे बच्चे यह भी सोचते हैं कि क्या हम अपने से यानी कि स्व अध्याय करके इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग या ट्यूशन इसमें कितना मददगार साबित होता है? तो इसमें सर आप क्या कहना चाहें कि कोई बच्चा अगर LSW ले और वह स्वतः अध्ययन करना चाहे, स्व अध्याय करके उसको तैयारी करना चाहे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या किसी कोचिंग या किसी टीचर के मार्गदर्शन में तैयारी करना उसके लिए ज़्यादा उचित होगा? देखिए, जहाँ तक बात है स्व अध्याय का या किसी संस्थान के मार्गदर्शन में तैयारी का, तो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। स्व अध्याय, खास करके स्व अध्याय तो गीता रामायण है नहीं कि उसका करना है हमको। गीता रामायण का स्व अध्याय किए, फिर कल किए, फिर कल किए, और वर्षों की प्रक्रिया के बाद वो हमें कंठस्थ हो गया, और फिर कुछ 10-20 वर्षों में थोड़ा बहुत हम उसका अर्थ समझे और जीवन समाप्त हो गया, वैसी बात तो है। यहाँ 2 से 3 वर्ष पर में रिजल्ट आपको देना है, और ये 2 से 3 वर्षों की जो ये प्रक्रिया होगी, यदि इस 2 कीमती समय में यदि आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय को मतलब क्या, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मतलब चलिए गिरिए उठिए चलिए। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया। मेरा मानना है कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में आप इन्वॉल्व न भी हो, तो निश्चित रूप से कम उस विषय के विशेषज्ञ के मार्गदर्शन को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ पढ़ना और कैसे पढ़ना है, साथ ही साथ उत्तर लेखन जो सफलता के लिए एकदम अनिवार्य शर्त है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति कैसे अच्छी हो, धारदार हो, ये आपको उसका भी प्रयास करना होता है। तो मेरा कहना है कि अगर मार्गदर्शन उपलब्ध हो, आप मार्गदर्शन लेने में सक्षम है, तो मेरा मानना है कि आप लेनी चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को लेनी चाहिए। क्योंकि हमारा समय बहुत ही अनमोल है, और 2 से 3-4 साल यदि हम चूक जाते हैं, नहीं आती सफलता मिलती है, तो बाद में वैसे ही बच्चे या वैसे ही कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, और प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि मार्गदर्शन के प्रति किसी भी प्रकार का अवॉइडेंस या किसी भी उसको ओवरलुक ना करें। ठीक है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था जितेंद्र कुमार सिंह सर से, जो अभियान 40 IAS के फैकल्टी हैं, और
LSW विषय के विशेषज्ञ हैं, मार्गदर्शन के बारे में उन्होंने, मुझे लगता है ठीक ही इनकी राय है कि अगर हम स्वतः अपने से पढ़ने का प्रयास करते हैं इस विषय को, तो समझने में ही काफी टाइम लग जाएगा। और आप इस विषय को इसलिए ऑप्ट कर रहे हैं कि कम समय में हम पढ़ें, कम समय में हमारा तैयारी हो जाए। तो जब हम विषय ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं, तो एक अगर मार्गदर्शन, हमें उचित मार्गदर्शन मिलता है, तो शायद आपका काफी हेल्पफुल होगा। और अभियान 40 तो ऐसी संस्था है जहाँ निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। आप आकर के यहाँ पर मार्गदर्शन ले सकते हैं और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। अभियान 40 सदैव प्रयासरत रहा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अपने समाज के उन आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाएंगे, जो प्रतिभा रहते हुए भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। और इस सपनों को इन सपनों की उड़ान को हम लोग जारी रखेंगे। हमें आपके जो सपने हैं उसे पूरे करने हैं, और इसके लिए हमारा यह टीम लगातार प्रयासरत है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सबका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को देखा और शुरू से लेकर अंत तक देखा। अंत में आपसे आग्रह और विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और लाइक करें, ताकि अन्य बच्चों तक भी यह मैसेज जा सके और वह भी हमारे इस अभियान में अभियान के भागी बन सकें। हमारे इस अभियान का उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।